हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट मूड डिसऑर्डर्स। व्हाट इज़ दिस मूड डिसऑर्डर्स, क्या होते हैं मूड डिसऑर्डर्स, क्यों पढ़ते हैं मूड डिसऑर्डर्स। ये साइकेट्री का टॉपिक है, थर्ड ईयर के अंदर पढ़ते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए, मूड डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इमोशंस क्या होता है। तो इमोशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि इमोशंस क्या होता है। इमोशन एक सब्जेक्टिव स्टेज ऑफ माइंड होता है, मतलब कि सब्जेक्टिव स्टेज होती है किसकी, माइंड की। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ओके, ठीक है। तो इमोशन क्या होती है, एक इंटरनल फीलिंग्स होती है किसी पर्सन की जो शो एक्सप्रेस की जाती है हिमसेल्फ के द्वारा। ठीक है, एक प्रकार की इंटरनल फीलिंग्स होती है। इमोशंस क्या होता है, एक प्रकार की इंटरनल फीलिंग्स होती है जो किसके द्वारा शो की जाती है, एक पर्सन के द्वारा शो की जाती है। ठीक है, इमोशंस कहाँ से जनरेट किया जाता है, किसके द्वारा जनरेट किया जाता है। इमोशन जनरेट किया जाता है लिम्बिक सिस्टम के द्वारा। जो हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है वो है इमोशंस को जनरेट करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इमोशंस को जनरेट करता है, साथ ही कंट्रोल कौन करता है, मतलब कि इमोशंस पे कंट्रोल किसका होता है। ये जो हमारा फ्रंटल लोब होता है ना, उसका क्या होता है, इसके ऊपर कंट्रोल होता है। कंट्रोल फ्रंटल लोब का होता है। जनरेट किसके द्वारा किया जाता है, लिम्बिक सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है। देखिए, अब इमोशंस इट इज़ एंड द इन्वॉल्व द फीलिंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैसे शो करते हैं। वो या तो फेशियल एक्सप्रेशन से, अपन किसी का फेस देख के बता सकते हैं कि वो हैप्पी है या सैड है, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। फिर आता है उसका टोन, वॉल्यूम, प्रेशर, मतलब कि उसकी जो स्पीच की जो टोन क्या है, उसका प्रेशर कितना है, और क्या बोलते हैं वॉल्यूम क्या, कैसी ये हाई पिच वॉल्यूम है या लो पिच वॉल्यूम है। ये इससे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट अग्रेसिव नेचर का है या शांत नेचर में है। ठीक है, उसके गेस्चर से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से उसकी जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहा है, उसके हाथ कहाँ है, हाथ पैर का मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, वो देख के हम बता सकते हैं। उसकी पोस्चर मतलब कि होता है पोजीशन, मतलब कि सीटिंग कंडीशन में है या स्टैंडिंग कंडीशन में है, किस पोजीशन में है, वो देख के हम बता सकते हैं। इमोशन आर जनरेटेड, ये मैंने आपको बता ही दिया। लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन, जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इमोशनल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है द लेवल ऑफ, देखिए जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है ना, उनके लेवल का इम्बेलेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैनिया की कंडीशन में क्या होता है, जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है ना, इनका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जो डिप्रेशन होता है उनके अंदर क्या होता है, जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है, इनका क्या होता है, लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, व्हेन द इमोशंस इफेक्ट टू एन इंडिविजुअल इन कॉज एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस। देखिए, एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स से जो अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, देन स्लीप पैटर्न हो गया, उसका एपेटाइट हो गया, उसको भूख जो लगती है ना, वो सारा सिस्टम इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन अपन इसको चेंजेबल कर सकते हैं, कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट जो इंटरनल इमोशंस होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते, सडनली चेंज नहीं होते। हाँ, थोड़े समय बाद में चेंज हो जाते हैं, लेकिन सडनली चेंज नहीं होते। लेकिन जो एक्सटर्नल इमोशंस होते हैं ना, वो क्या होता है, सडनली चेंज हो सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब ये देखते हैं। द इमोशंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई टू वे, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल्स है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस टू वे से कर सकता है। कौन कौन से वे हैं, एक तो होता है अफेक्ट और एक मूड होता है। अफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इमोशंस होता है। शॉर्ट टर्म इमोशन मतलब कि होता है कम समय के लिए होता है। जो भी इमोशंस होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम, अफेक्ट के अंदर। और जो लॉन्ग टर्म इमोशंस होते हैं उनको हम मूड में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब जो शॉर्ट टर्म इमोशंस होता है ना, इमोशन एट ए गिवन मोमेंट्स, मतलब कि एक छोटे समय के लिए होता है। और ये क्या होता है, सस्टेन इमोशन। जो मूड होता है ना, वो थोड़ा लंबे समय तक होता है। सस्टेन इमोशन मतलब कि लंबे समय तक चलता है। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अफेक्ट और मूड क्या है। ये एक्सप्रेस करते हैं किसको, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इमोशंस होते हैं उनको अफेक्ट बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इमोशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। तो इसी कड़ी के दौरान हम आगे बढ़ते हैं। मूड डिसऑर्डर, व्हाट इज़ द मूड डिसऑर्डर, ये हम पढ़ते हैं कि क्या होता है मूड डिसऑर्डर्स।
ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, और जो मैंने पढ़ाया है ना वो बहुत ही सफिशिएंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से मैंने तैयार किया है इस टॉपिक को। तो आप इसको केयरफुली पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा। मूड डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, इनको अफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए जो इमोशन होता है ना उसको मूड बोल सकते हैं, अफेक्ट बोल सकते हैं। ओके, गॉट इट। ये चीज़ें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होता है? मूड डिसऑर्डर आर द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच सिम्टम्स ऑफ मूड इज मोस्ट मार्क्ड फीचर्स लाइक हाई मूड और लो मूड। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो मूड होता है ना, मूड वो क्या होता है, कभी तो हाई मूड हो जाता है। हाई मूड कब होता है? जब अग्रेसिव कंडीशन में हो, एक्साइटमेंट की कंडीशन हो, बोले तो मेनिया की कंडीशन। और लो मूड कब होगा? मतलब कि आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, तो आपकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इसके दौरान। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके अपन टाइप्स देखिए टाइप्स का क्लासिफिकेशन है ना दो प्रकार से किया गया। एक तो जो सिंपल वे होता है जिसके अंदर मेनिया डिप्रेशन पड़ता है, और जो अदर डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर सेकंड अपन एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। जो प्लीजरेबल मूड डिसऑर्डर होता है, एक अनप्लीजेबल मूड डिसऑर्डर, और एक होता है अदर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, जो प्लीजरेबल यानी जो खुशी प्रदान करे, खुशी कौन प्रदान करता है? मेनिया की जो पेशेंट होता है उनको क्या होती है? खुशी होती है। एक एक्सट्रीम लेवल की जो खुशी होती है ना वो किसको प्रदान होती है? जो मेनिया के पेशेंट होते हैं उनको होती है। ठीक है, फिर होता है अनप्लीजरेबल मूड डिसऑर्डर। अनप्लीजरेबल का मतलब होता है कि उनको सैडनेस का माहौल जनरेट हो उनके अंदर, वो होते हैं डिप्रेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनके आगे और भी पढ़ेंगे, मेनिया की स्टेप्स पढ़ेंगे, कितनी स्टेप्स में होती है, और डिप्रेशन कितने स्टेप्स में होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, फिर आता है अदर मूड डिसऑर्डर आता है। इसके अंदर देखिए कौन कौन से होते हैं। ये नाम अगर आपने याद कर लिया और एग्जाम में लिख के आ गए ना तो आपका है ना मतलब कि इस क्वेश्चन से 1 नंबर तक नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये नाम, टाइप्स वगैरह, अगर क्लासिफिकेशन आ गया ना मूड डिसऑर्डर्स का, तो ये नाम वगैरह आप लिख के आइए आराम से, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ब्लंट अफेक्ट। ब्लंट का मतलब होता है कि कोई किसी में इमोशंस आ रहे हैं ना, वो अगर 60% तक आ रहे हैं ना इमोशंस, तो वैसे आने तो 100% चाहिए थे, बट 60% आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं ब्लंट। ब्लंट होता है जैसे कि ब्लंट नाइफ हो गया, बूठा चाकू होता है ना, बूठा बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो ब्लंट हो गया, मतलब कि जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा, कम आ रहा है। ठीक है, एक होता है फ्लैट। अब कोई चीज़ फ्लैट ही हो गई, ठीक है, ओनली फॉर 10% इमोशन ही आ रहा है उसके अंदर। एपैथी का मतलब कि कोई भी इमोशन उसके अंदर जनरेट नहीं हो रहा, कोई भी इमोशन उसके अंदर नहीं आ रहा। फिर होता है लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट का मतलब होता है कि जितनी अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं कभी तो उसमें उससे ज़्यादा आ जाता है, कभी उससे कम आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से बताएंगे, बस मैं एक बार इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अफेक्ट इनप्रोप्रिएट हो गया, एम्बिवेलेंस हो गया, एनहेडोनिया हो गया, एलेक्जीथाइमिया हो गया, एंजाइटी, फियर, पैनिक, एजिटेशंस, और भी है इसके अंदर, डीपर्सनलाइजेशन हो गया, डी रियलाइजेशन हो गया, मूड स्विमिंग। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्लीजरेबल अफेक्ट। क्या होता है प्लीजरेबल अफेक्ट? मैंने आपको बताया था कि जो खुशी प्रदान करे, ठीक है, जो हमें खुशी देता है प्लीजरेबल होता है। ठीक है, जो मेनिया की कंडीशन में देखे जाएंगे, मतलब कि इसके अंदर हम ओनली फॉर मेनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेज ऑफ मेनिया अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सिम्टम्स, मतलब कि क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं उनके बेसिस पे जो भी स्टेजेस बनी है ना वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है स्टेज ऑफ एलिवेशन ऑफ मूड, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर मूड एलिवेशन हो रहा है। एलिवेशन का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, बढ़ना। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ रहा है, कैसे हमारा जो मूड होता है ना वो कैसे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो कौन कौन सी स्टेज है उनके अंदर मूड कैसे बढ़ता है। मैं आपको विद एग्जांपल से समझाऊंगा, इसको आप ध्यान से सुनिए। एक्सपेंसिव मूड। एक्सपेंसिव मूड का मतलब होता है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब कि जो पर्सन है ना वो अपने आप को हाई प्रोफाइल पर्सन समझने लग जाता है, मतलब कि मैं ही इस वर्ल्ड का राजा हूँ, किंग हूँ, कुछ भी समझने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि पावरफुल पर्सन समझने लग जाता है कि उससे और कोई जो पीपल है ना उसके अलावा वो सब उससे कमज़ोर है, ऐसे समझने लग जाता है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। फिर आता है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इमोशंस आता है ना वो हैप्पीनेस वाले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी स्टेज है, इसकी हमने 4 स्टेप बताएंगे। इसके अंदर यूफोरिया होता है, इलेशन होता है, एक्सल्टेशन होता है, और
एक्सटेसी क्या होती है, ठीक है। लेकिन 4 स्टेज कौन कौन सी होती है, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी, ठीक है। चारों स्टेप के नाम आपको याद होने चाहिए, चारों ई वर्ड से रिलेटेड, ई से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऊपर नीचे मत कर देना। यूफोरिया आएगा, इलेशन, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम, इन चारों जो स्टेज हैं इनको समझते हैं, ठीक है। ये जो जिस क्रम में लिखी हुई ना, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी, ये इन्हीं की स्टेज के नाम हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो विद एग्जांपल्स अपन समझेंगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो विद एग्जांपल्स हम समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए यूफोरिया, जैसे कि आपका कोई पेपर लगा और आपका उसके अंदर पेपर ख़त्म होने के बाद में जो खुशी होती है ना, वो होता है यूफोरिया। मतलब कि अंदर से खुशी आती है कि यार वाह यार मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये एक जो सडन खुशी आती है ना, वो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम खुशी होती है ना, वो होता है उसको यूफोरिया, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, मतलब कि एग्जाम के बाद होने वाली जो खुशी होती है उसको बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। इलेशन का मतलब क्या होता है, इलेशन जैसे कि आपका फोर्थ ईयर का, फॉर एग्जांपल फोर्थ ईयर का पेपर लगा और पेपर लगने के बाद की जो खुशी होती है उसको तो यूफोरिया बोलते हैं। अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में जो खुशी होती है ना, मतलब कि आप पास हो गए अच्छे नंबरों से, अव्वल हो गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेशन। साथ ही आपने नोट सेट और CHO का पेपर दिया था, ठीक है, CHO का रिजल्ट आया तो आपका सिलेक्शन उसके अंदर भी हो गया, तो ये क्या एक्सल्टेशन हो गया, मतलब कि आपको एक खुशी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर आपका नोट सेट का पेपर भी आपने फाइट किया था, मतलब दिया था पेपर, उसके अंदर भी आपका अच्छे नंबरों से आप टॉप 20 में आ चुके हो, ठीक है। मतलब कि आपको है ना, मतलब कि इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स मिलेगी नोट सेट के द्वारा। तो इसकी जो खुशी है ना वो एक्सटेसी होती है, मतलब कि एक एक्सट्रीम, वेरी वेरी एक्सट्रीम जो लेवल होता है ना वो होगी इसके अंदर, क्योंकि आपने जितने एग्जाम दिए उनके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब कि आपको विश्वास नहीं होगा कि यार मैं इतना जल्दी जॉब लग गया, लेकिन डायरेक्ट फोर्थ ईयर के साथ मेरा जॉब सिलेक्शन हो गया। तो एक अंदर से बहुत ज़्यादा एक पावरनेस, एक अच्छी फीलिंग्स आएगी आपको, है ना, मतलब कि आपको खुद पे बिलीव नहीं रहेगा कि यार सच में ऐसा हुआ है, कि मतलब कि आपको एक ड्रीमी नेचर लगेगा कि यार कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, ठीक है। ऐसी ऐसी कंडीशन जनरेट होगी। तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यूफोरिया का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेज होती है माइल्ड मेनिया कंडीशन बोलते हैं इसको, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ द हैप्पीनेस ऑल्सो नोन एज द हाइपोमेनिया, इसको हाइपोमेनिया बोलते हैं। एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस होती है ये। फिर आता है इलेशन, इलेशन का मतलब होता है, इसके इलेशन का ध्यान रखना, इसके अंदर यूफोरिया प्लस इसके अंदर क्या होती है, साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल ड्राइव्स, बायोलॉजिकल ड्राइव्स जैसे कि स्लीपिंग पैटर्न हो गया, आपका भूख लगना हो गया, ये सारी इसके अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। फिर होता है एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का मतलब होता है इसके अंदर इलेशन प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि आप ऐसे समझो कि यार मैंने तो ये संसार जीत लिया। जब आपका CHO में सिलेक्शन हुआ कि यार मैं विद फोर्थ ईयर के साथ CHO में सिलेक्ट हो गया, तो आप सोचोगे कि यार मैंने तो ये संसार जीत लिया, ठीक है। स्टेज थर्ड होती है सीवियर मेनिया बोलते हैं, और सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होता है। फिर आता है एक्सटेसी। स्टेज 4 होती है वेरी सीवियर मेनिया और वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेरी वेरी एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस होती है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर आपका जब नोट सेट का पेपर क्लियर हो जाता है और आप टॉप 20 के अंदर आते हो ना, तो एक अलग ही खुशी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इसी के दौरान आगे बढ़ते हैं। अनप्लीजरेबल अफेक्ट, ठीक है। प्लीजरेबल की 4 स्टेप बताए, इसके अंदर मेनिया आता है, कौन कौन सा बताया मैंने, कोई बता सकता, यूफोरिया होता है, इलेशन होता है, एक्सल्टेशन होता है और एक्सटेसी होती हैं, ठीक है। अब आता है अनप्लीजेबल अफेक्ट, सैडनेस ऑफ मूड होता है। स्टेज ऑफ क्लिनिकल साइकोटिक या मेजर डिप्रेशन आता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेप होती है, एक्यूट होती है, सीवियर होती है और डिप्रेसिव स्टूपर होती है, ठीक है। पहले एक्यूट डिप्रेशन का बारे में पढ़ते हैं। एक्यूट डिप्रेशन का मतलब डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, मतलब कि वो कुछ भी काम करे ना उसको ऐसे लगता है कि यार ये गलत हो गया, गलत कर दिया, है ना, तो गलत हो गया, मतलब कि कुछ भी वर्क करे तो उसको ऐसे अंदर से गिल्टी फील होता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है। चाहे आपने जानबूझ के नहीं किया हो, बट आपको अंदर से गिल्टी फील होता है कि यार मैंने उसके साथ क्या कर दिया, गलत कर दिया।
फिर आता है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी इन, देखिए उसकी वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पनेस। हेल्पनेस उसको किसी से आशा नहीं है, होपनेस का मतलब होता है आशा नहीं है कि कोई मेरी मदद करेगा ऐसे। हेल्पनेस का मतलब होता है कि उसको किसी से मदद की उम्मीद नहीं होती है, ठीक है। वर्थलेसनेस का मतलब होता है किसी, उसको पता है कि अब कोई मेरे को पैसा या जो भी मेरी आर्थिक जो स्थिति है उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्थलेसनेस। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं उसके मन के अंदर और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर चुका होता है, ठीक है। फिर आता है डिप्रेसिव स्टूपर। डिप्रेसिव स्टूपर का मतलब क्या होता है, म्यूट एंड मोशनलेस कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सीवियर डिप्रेशन के बाद में जो डिप्रेसिव स्टूपर आता है ना, इसमें क्या होता है, पेशेंट म्यूट एंड मोशनलेस हो जाता है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, मतलब कि उसको ऐसे लगता है कि इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस एग्जिस्ट नहीं करता इस संसार को, मतलब कि इस संसार के होने को डिनाइल कर देता, मना कर देता कि ये संसार है ही नहीं, होने को मना कर देता, ठीक है। अदर अफेक्ट मूड डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कितने बताए थे, 15 था शायद वो, है ना। ब्लाइंड अफेक्ट का मतलब डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द अफेक्ट, ओनली 60% इमोशंस आर प्रेजेंट। मैंने ये चीज़ बता दी आपको, मैं एक बार जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लैट इफेक्ट में होता है नियरली एब्सेंस ऑफ द अफेक्ट, ओनली फॉर 10% इमोशंस आर प्रेजेंट होते हैं। एपैथी का मतलब है कंप्लीट लॉस ऑफ द इमोशंस, जीरो इमोशंस ऑन फेस होता है, इमोशंस आर एब्सेंट हो जाते हैं इसके अंदर। फिर आता है लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि चेंजेबल इफेक्ट होता है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन जितनी रखी जाती है इमोशंस की, कभी तो उससे ज़्यादा चला जाता है, कभी उससे कम शो करने लग जाता है इमोशंस, ठीक है। फिर होता है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट का मतलब होता है इन्वॉल्व द डिस्प्ले ऑफ रिएक्शंस दैट डू नॉट मैच द सिचुएशन। अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जैसे कि आपको अंदर से तो खुशी हो रही है, बट आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना, वो सैडनेस वाली कंडीशन का है, तो आप क्या होती है, जो अपनी इंटरनल जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स है ना, उसको शो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नोट सेट के पेपर क्लियर हो गया, आपका नोट सेट के अंदर सिलेक्शन हो गया, उसी दौरान जिस टाइम रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसी के आधे घंटे पहले आपके किसी फ्रेंड की ग्रैंड मदर की है ना डेथ हो गई, तो आपको वहाँ पे गए, बट आपको अंदर से तो खुशी हो रही है कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, बट वहाँ पे आप अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, ठीक है। फिर आता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो मतलब कि किसी, देखिए क्या बोलता है, इट इज़ द स्टेबल ऑफ द हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब कि एक ही पर्सन के लिए दो फीलिंग्स रखना, मतलब कि ये सही भी है ये गलत भी है, ठीक है, सेम टाइम पे एक ही समय पे, तो उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। जो अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट और जो एम्बिवेलेंस है, ये 4A साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। दो और होते हैं, एक तो होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म, सेकंड होता है एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है। 4 हो गए, पहला ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म, सेकंड होता है एसोसिएटिव लूजनेस, थर्ड होता है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट और चौथा होता है एम्बिवेलेंस। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये है सिजोफ्रेनिया के 4A साइन, ठीक है। उसके बाद में एनेडोनिया। एनेडोनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फील प्लीजर्स, मतलब कि ऐसा पर्सन होता है, उसको है ना, मतलब कि सारे इमोशंस वो देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, बट जो हैप्पीनेस वाली जो इवेंट्स होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, उनको वो क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हैप्पीनेस वाले जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उनको बोलते हैं इनएबिलिटी टू फील प्लीजर्स। फिर होता है एलेक्जिस्थाइमिया। एलेक्जिस्थाइमिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज ओन इमोशंस, मतलब कि वो अपने कोई से भी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। सैडनेस वाला, हैप्पीनेस वाला, किसी को भी नहीं कर पाता। अगर हैप्पीनेस वाले को नहीं करेगा तो उसको बोल देगा एनेडोनिया, और अगर किसी भी प्रकार के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो उसको बोलते हैं एलेक्जिस्थाइमिया। गॉट इट। फिर होता है एंजाइटी। व्हाट इज द एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, किसी इमेज बेस्ड, जैसे कि आपको सोच के ही डर लग रहा है किसी इमेज की वजह से। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे मेरे को कुछ भी कोई सा भी एनिमल्स जैसे कि लॉइन वगैरह हो गया या कोई मिल सकता है ना, जो मुझे हार्म कर सकता है, बट आप उसके बारे में, उसकी इमेज के बारे में सोच के ही डर रहे हो, उसको बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। अब आता है फियर। मतलब कि फियर का मतलब होता है कि आप किसी रियल डेंजर, जैसे कोई शेर आपके सामने आ गया, ठीक है, या कुछ भी कंडीशंस जनरेट हो गई जो सच में उसमें डर लगना चाहिए था, तो उसको बोलते हैं फियर, ठीक है।
एक होता है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी रिचेज द टू पीक पॉइंट, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अब मरने वाला है, उस कंडीशन को बोलते हैं पैनिक। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब बस मरने वाला है, जैसे कि सांस नहीं आ रहा है ना, अब लग रहा है कि हार्ट बीट रुकने वाली है मेरी, ठीक है, ऐसी कंडीशन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं पैनिक, ठीक है। फिर आता है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि देखिए एजिटेशन में क्या होता है कि इसके अंदर एंजाइटी प्रेजेंट होती है, साथ ही सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस। सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि वह व्यक्ति चलता रहेगा, देखिए चलता फिरता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार है, ठीक है। परिवार में क्या हुआ कि एक पर्सन है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा बाहर जॉब करता है, वो डेली है ना, मतलब कि शाम के 5 बजे घर आ जाता है। बट एक दिन क्या हुआ कि ना तो उसका फ़ोन लग रहा है, ना ही वो 5 बजे आता है, वो रात के 8 बजे तक आता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या एंजाइटी तो सबको हो रही थी घर पर, ठीक है। उसकी मम्मी को भी हो रही थी, उसके छोटे भाई को भी हो रही थी और उस पापा को भी हो रही थी। बट जो उसके पापा है ना, एंजाइटी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, घर के अंदर क्या होता है, ऊपर नीचे चक्कर मार रहे थे, मतलब कि चल रहे थे, फिर रहे थे, है ना, हाथों को घुमा रहे थे, चल रहे फिर रहे थे। तो उससे क्या हो गया, उनका एक तो मूवमेंट हो रहा था, साथ ही वो एंजाइटी सबको हो रही थी। बट उसके जो फादर है उनको क्या हो रही थी, मूवमेंट कर रहे थे उसके साथ। तो ये बोलते हैं सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस, ठीक है। फिर होता है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है ही इज द अनरियल, इट इज द फीलिंग्स ऑफ द डिसकनेक्टेड और डिटेच फ्रॉम वन सेल्फ। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि अब मैं मर चुका हूँ, मुझे अब मेरी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे मतलब कि डिनाइल करते कि मैं अब इस दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता हूँ, ठीक है। द पर्सन्स फील्स दैट दे आर द आउटसाइड ऑब्जर्व ऑफ देयर ओन थॉट्स। मतलब कि वो ऐसा थॉट बन जाता है कि वो खुद को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है उसके अंदर। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मिरर के सामने हम अपन को देखते हैं तो उसको खुद को देख के ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझे देख रही है, ठीक है, मैं मर चुका हूँ और मुझे मेरी आत्मा देख रही है, ऐसी कंडीशन होती है। फिर होता है डी रियलाइजेशन, मतलब कि रियलिटी से डिनाइल करना। कोई भी, जैसे कि देखिए क्या बताया, द पर्सन फील्स द डिटेच फ्रॉम द सराउंडिंग्स वर्ल्ड, मतलब कि जो संसार है, जो भी पीपल्स इसके चारों तरफ है, उन सबको क्या करता है, तो वो डिनाइल कर देता, मना कर देता कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे चारों तरफ, ही कोई चीज़ नहीं है मेरे चारों तरफ, ठीक है। ऐसे पीपल्स एंड ऑब्जेक्ट द अराउंड पर्सनस में सीन अनरियल। उसको ऐसे लगता है कि ये सब क्या है, अनरियल है, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा डी रियलाइजेशन। मैं आपको सबको लास्ट में एक बार शॉर्ट में सबको समझा दूंगा, ठीक है। अपन एक शॉर्ट रिव्यू भी लेंगे इसका, है ना। मूड स्विंग का मतलब होता है कि कभी तो मेनिया की कंडीशन हो रही है, कभी डिप्रेशन की कंडीशन हो रही है, ठीक है। डोमिनेंट फीचर्स ऑफ द BAD बोले तो कोई बताएगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके बारे में हम अगला जो क्लासिफिकेशन है वो उसी के बेसिस पे है, ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द मूड अफेक्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें होता है एक तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। एक होता है MDP का मतलब होता है मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होती है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, डिप्रेशन अकेला हो सकता है, लेकिन मेनिया कभी भी अकेला नहीं हो सकता। मतलब कि जो हैप्पीनेस वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लेकिन जो डिप्रेशन का होता है वो लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या होता है। यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर हम मेनिया की स्टडी करेंगे। और जो ये होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होता है, इसके अंदर ये भी 2 प्रकार का होता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर फर्स्ट एंड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सेकंड होता है। इनसे है ना नोटसेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी हम लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, मैं 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, ठीक है। फिर आता है BAD फर्स्ट एंड BAD सेकंड हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ द मेनिया विद और विदाउट डिप्रेशन। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि मेनिया की जो कंडीशन होती है ना वो जनरेट होती है, डिप्रेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। बट इसमें एक बार ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। BAD फर्स्ट में, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर फर्स्ट में एक बार मेनिया की कंडीशन जनरेट हो और साथ में अगर डिप्रेशन हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम किस में कंसल्ट करेंगे, BAD फर्स्ट के अंदर। फिर आता है BAD सेकंड, बोले तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सेकंड। इसमें क्या होता है,
अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ द हाइपोमेनिया एंड डिस्थाइमिया। देखिए डिस्थाइमिया का मतलब समझना कि माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और हाइपोमेनिया होता है कि जो माइल्ड मतलब कि जो सबसे लो फॉर्म थी ना हाइपोमेनिया, अपन ने पढ़ा था। देखिए ऊपर मैं बताता हूँ आपको, मैनिया की 4 स्टेप पढ़ी थी ना अपन। देखिए कहाँ गई, ये रहा। ये हमने यूफोरिया था ना, इसको बोला था कि स्टेज फर्स्ट होती है माइल्ड मेनिया भी बोल सकते हैं इसको। बोल दिया कि इधर ये देखिए ये यहाँ पे हाइपोमेनिया, ठीक है, ओके गॉट इट। तो ये हो गया एक्सप्रेस फीलिंग्स बाय हैप्पीनेस ऑल्सो नोन एज हाइपोमेनिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। परसिस्ट एंड कंटिन्यू एपिसोड ऑफ द सैडनेस ऑफ मूड, इसके अंदर ओनली फॉर सैडनेस के ही एपिसोड्स आएंगे, ओके। इसमें डिस्थाइमिया बोले तो माइल्ड डिप्रेशन जो मैंने आपको बताया था। बीएडी बोले तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ द मेनिया एंड डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसके ऑप्शंस आए जैसे कि BAD M हो गया, BAD D हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो मेनिया का हो गया, डिप्रेशन हो गया और ये कि मैनिक एपिसोड हो गया। मतलब कि M का मतलब होता है इसके अंदर जो डोमिनेंट होता है ना वो मेनिया होता है, मतलब कि उसको मेनिया था, फिर जो लो फॉर्म थी ना वो डिप्रेशन की थी, और एक था जिसके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा मतलब कि अधिक मात्रा में था और एक में कम था, ठीक है। साइक्लोथाइमिया का मतलब होता है कि माइल्ड डिप्रेशन एंड माइल्ड मेनिया दोनों प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब होता है साइकिल चलती है ना, आधी ऊपर आती है आधी नीचे आती है, मतलब कि उसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों आते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो इसके अंदर ये मेनिया हो गया और ये क्या हो गया डिप्रेशन, ठीक है। तो अब साइक्लोथीमिया ऐसे समझ सकते हो कि इसको एक साइकिल मान सकते हो पूरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर मेनिया भी आएगा और इसके अंदर क्या आएगा डिप्रेशन भी आएगा, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर आती है इसकी इटियोलॉजी। व्हाट इज द इटियोलॉजी? एग्जैक्ट कॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स आर अननोन। मतलब कि देखिए जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना इनकी इटियोलॉजी अननोन होती है, ठीक है, बट सम रिस्क फैक्टर्स आर द प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, फिजिकल फैक्टर्स हो गया। बायोलॉजिकल में जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, फैमिली हिस्ट्री लिया उससे पता चला हमें। फिर हो गया फिजिकल डिप्रेशन हो गया, फिजिकल डिप्रीवेशन। देखिए ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रीवेशन है। डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि कोई कमी होना, ठीक है, कमी होना, ठीक है। जैसे कि डेफिशिएंसी इन द बेसिक नीड, डेली नीड, मतलब कि जैसे कि डेली नीड क्या होती है, किसी पर्सन को लाइव करने के लिए रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये बेसिक नीड है जो उसको मिलनी ही चाहिए एक लाइफ सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है फिजिकली हैंडीकेप्ड, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ये क्या होता है फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है इस कंडीशन जनरेट होने की क्या आती है चांस ज़्यादा रहता है। फिर आता है बायोकेमिकल्स के अंदर आता है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का मैंने बताया था ना, कौन कौन सा बताए थे, 2 न्यूरोट्रांसमीटर बताए थे, एक तो सीरोटोनिन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। यदि इनका लेवल बढ़ेगा तो कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, मेनिया की कंडीशन जनरेट होगी। यदि इनका जो लेवल है अगर डिक्रीज होता है तो डिप्रेशन वाली कंडीशन जनरेट होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी। अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी है साइक्लोथाइमिया का मतलब होता है कि मेनिया और डिप्रेशन, कभी वो सैडनेस में चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। ये किसको कौन सी डिजीज जनरेट कर सकता है, BAD कर सकता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जनरेट कर सकता है। सेकंड होता है एक्सट्रोवर्ट, बल्कि कि कोई पर्सन है एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट है तो उसको मेनिया की कंडीशन होने की रहती है, मेनिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। बोले तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मेनिया हो सकता है उसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर पढ़ेंगे हम साइकोलॉजिकल या साइकोसोशियल फैक्टर। साइकोलॉजिकल या साइकोसोशियल फैक्टर में कौन से आते हैं, मैटरनल डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि जो माता पिता होते हैं ना वो अपने बच्चों का जो केयरिंग नेचर होता है ना वो कम कर पाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते उनके, या फिर किसी की मदर की डेथ हो गई तो उनको क्या होता है कि बचपन में उनके मदर की डेथ हो जाए, फादर की डेथ हो जाए तो उनको क्या थोड़ा ये कंडीशन उनके अंदर जनरेट होने का
स्वाभाविक है, हो सकती है ना। रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन, ईटियोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको। पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, पैथोजेनिक का मतलब होता है कि जैसे कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो क्या होता है, इन सब से परेशान हो जाता है और एक डिप्रेशन वाली कंडीशन में जा सकता है। स्ट्रेस हो सकता है उसको। सोशियो कल्चर फैक्टर्स या सोशियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन सकते हैं, जैसे कि किसी कंट्रीज़ में वॉर हुई, वायलेंस हुआ, तो उनसे वो क्या होता है, प्रभावित होते हैं। इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, देखिए इकोनॉमिकली एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया मतलब कि बेरोजगारी बढ़ गई तो भी ये जनरेट हो सकता है। सोशल या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना तो बेरोजगारी बढ़ती है। कैसे, देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ी, मशीनीकरण हुआ तो लोगों की जो काम करने के लिए जो नीड थी ना, मतलब कि जैसे कि किसी मकान को तोड़ने के लिए 10 लोग या 20 लोगों की नीड रहती थी। बट आजकल क्या होता है कि जेसीबी आ गई तो जेसीबी क्या करेगी, अकेली 20 लोगों का काम अकेली कर सकती है, ठीक है। उसको तोड़ना, उसका जो भी टूटा फूटा मलबा हो गया तो उसको हटाना वो अकेली कर सकती है मशीन, ठीक है। 20 लोगों का रोज़गार उसने छीन लिया। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, उसके साथ ही क्या बेरोजगारी भी बढ़ी है। अदर फैक्टर्स क्या होता है, साइको एक्टिव सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर्स, मतलब कि कोई भी साइको एक्टिव सबस्टांस होता है उनका यूज़ अब्यूज करेगा तो उससे भी ये क्या हो सकता है, डिप्रेशन और मैनिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है, मूड डिसऑर्डर जनरेट हो सकता है। लॉस ऑफ लव्ड पर्सन, अब किसी का लव्ड पर्सन की डेथ हो गई तो क्या होगा यार, स्वाभाविक सी है बात है, या तो उसको डिप्रेशन, मेनली तो डिप्रेशन होता है, बट क्या होता है कई बार मेनिया हो जाता है, ठीक है। मेनिया से क्या होगा, वो पागलों जैसे हरकतें करने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा, समझ रहे हो आप। फिर होता है इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल लॉस, अब किसी का जॉब छूट गई या फिर उसको बिजनेस में लॉस हो गया तो एटलीस्ट उसको कंडीशन जनरेट हो सकती है इमोशनल वाली। पोस्ट इमोशनल ट्रॉमेटिक इवेंट्स, मतलब कि जैसे किसी लड़की के साथ रेप की कंडीशन हो गई या किसी ने एक्सीडेंटल केस देख लिया, एक्सीडेंट अपनी आंखों से देख लिया तो उसको क्या थोड़ा सा अंदर सा, मतलब कि माइंड के अंदर वो क्या पिक्चराइजेशन होता रहता है, उससे क्या होगा उसके अंदर डिप्रेशन, इनकी कंडीशन क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट द मूड डिसऑर्डर, कौन कौन से फैक्ट्स है जो मूड डिसऑर्डर के रिगार्डिंग, देखिए एज होती है 20 to 40 ईयर्स होती है। सेक्स इसका मेल के अंदर ज़्यादा होती है फीमेल्स की तुलना में। कौन सी चीज़ मेल में ज़्यादा होती है फीमेल्स की तुलना में, मेनिया की कंडीशन। डिप्रेशन वाली कंडीशन किस में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में, ध्यान रखना ये चीज़ है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक, लो सोशल इकोनॉमिक, मतलब कि जिसका लो सोशल इकोनॉमिक पर्सन्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिप्रेशन मेनिया की कंडीशन ज़्यादा जनरेट होती है। फिर अनमेरिड, अनमेरिड में क्यों होगा, क्योंकि देखिए यार मेरिड पर्सन होता है ना, उसके पास एक साथी होता है, मतलब कि एक पार्टनर होता है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को। बट जो अनमेरिड होता है ना, वो उसको क्या ये चीज़ें कमी रहती है उसके कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर आता है लो आईक्यू लेवल, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है ना तो वो इसके अंदर उनको भी ये मेनिया डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। फिर आती है पर्सनैलिटी डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन किसको आएगा, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है उसको आएगा। एक होता है मेलेनकोलिया पर्सनैलिटी होती है ना, उसको भी डिप्रेशन आने का रहता है। एक होता है मेनिया एक्सट्रोवर्ट और एक होता है साइक्लोथाइमिया, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मैंने बता दिया, मतलब कि जो एक्सट्रोवर्ट रहता है लोगों के साथ घुल मिल जाता है, अच्छे से बातचीत करता है उनसे, तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। साइक्लोथाइमिया का मतलब होता है माइल्ड डिप्रेशन एंड माइल्ड मेनिया। फिर होता है क्लिनिकल फीचर्स, देखिए क्लिनिकल फीचर्स याद करने की मस्त बता देता हूँ मैं आपको कि आपको देखिए अब किसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, तो इसके अंदर मूड कैसा हो जाएगा, बिहेवियर कैसा हो जाएगा, थॉट, मेमोरी, ये क्या है, एमएससी करते हैं ना अपन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हम पूछते हैं ना वो सारी आपको यहाँ पे लिखनी है। बिहेवियर कैसा हो जाएगा उसका, थॉट, मेमोरी, साइकोमोटर एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये होता है टोन, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ स्पीच हो जाएगा, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, अदर क्या क्या हो जाएंगे, ये सारे अपन देखते हैं इसके अंदर। देखिए मूड के अंदर क्या होगा, एलिवेशन ऑफ मूड हो जाएगा इसके अंदर, सैडनेस ऑफ मूड डिप्रेशन के अंदर हो जाएगा। बिहेवियर एग्रेसिव एक्साइटमेंट, देखिए जो मैनियक पेशेंट होता है उसका जो बिहेवियर होता है ना वो कैसा हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा उसके अंदर और अग्रेसिव नेचर आ जाएगा उसके अंदर। इसमें क्या होना, एनहेडोनिया स्टूपर कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब एनहेडोनिया स्टूपर का मतलब है म्यूट एंड मोशनलेस हो जाएगा वो, ठीक है, चुपचाप रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी। थॉट में क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया होता है इसके अंदर, और इसमें पोवर्टी ऑफ आइडिया, मतलब कि
फ्लाइट ऑफ आइडिया, जैसे कि उसको पूछा कि आप कहाँ से हो, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है, मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, वो है, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, वो रुकेगा ही नहीं। और इसको पूछेंगे तेरा नाम क्या है, मतलब कि ऐसे, मतलब कि स्लो नेचर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। फिर आती है साइकोमोटर एक्टिविटी, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बढ़ जाती है और इसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टंग वॉल्यूम, टोन वॉल्यूम प्रेशर ऑफ स्पीच, इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में क्या होता है, कौन सा हो जाएगा, ऑडिटरी हो जाता है, इसके अंदर भी ऑडिटरी हो जाता है, ठीक है। और डिल्यूजन कैसा होता है, इसमें ग्रैंडियोसिटी हो जाती है, इसमें होपलेसनेस। देखिए डिप्रेशन में मैंने बताया था, सीवियर डिप्रेशन के अंदर बताया था, इसके अंदर क्या होता है कि होपलेसनेस हो जाता है, हेल्पलेसनेस हो जाता है, वर्थलेसनेस हो जाता है, ठीक है, ये इसके अंदर हो जाता है। और जो अदर क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, देखिए अदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अदर हो सकता है इसके अंदर देखिए जो मेनिया का पेशेंट होता है ना, उसको ऐसे लगता है कि मुझे थोड़े से पैसे मिल जाए ना तो मैं ये बिजनेस कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब कि वो क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, बट वो किसी भी वर्क को है ना कम्प्लीटली नहीं करता, ठीक है। तो डिमांड मनी फ्रॉम द पेरेंट्स, देखिए वो डिमांड करेगा मनी की अपने पेरेंट्स से, ताकि आप मुझे पैसा दो, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊँ और पैसा कमाऊँ, ठीक है, वो ऐसे ऐसी डिमांड्स रखता है। और हार्मफुल टू सेल्फ और अदर, मतलब कि खुद को भी हार्म कर सकता है और अपने फैमिली मेम्बर्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, और जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको भी हार्म कर सकता है। तो इन पेशेंटों को थोड़ा क्या क्योर करना, मतलब कि ध्यान से क्योर करना चाहिए इनका। फिर आता है सुसाइडल आइडिएशन होने लग जाता है, मतलब कि सुसाइड की कंडीशन जनरेट करता है, कई अटेम्प्ट कर भी चुका होता है। फिजिकल सिम्टम्स, देखिए फिजिकल सिम्टम्स का मैं सीधा सा बताऊँ, इसके अंदर होता है, एक आपने हिस्टीरिया पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्टीरिया, ठीक है, तो हिस्टीरिया में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन होता है, मतलब कि क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, एक जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। टेंशन थी, डिप्रेशन था उसको, बट उसके क्या हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ काम करना बंद कर दिया, तो ये कंडीशन उसके अंदर क्या हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जनरेट होने लग जाते हैं। किसकी वजह से हुआ, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह से होता है, बट फिजिकल सिम्टम्स जनरेट होने लग जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, फिर एमएससी करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डिप्रेसिव एपिसोड होता है और एक मैनिक एपिसोड है। यदि डिप्रेसिव पेशेंट है तो उसको क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी देंगे, वो देंगे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देंगे, ठीक है। ईसीटी मोर इफेक्टिव होती है डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। और साइकोफार्माकोलॉजी में क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्लस सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देंगे, ओके। और एंटीसाइकोटिक में देंगे हेलोपेरिडोल। और इधर जो मैनिक कंडीशन होता है उसके अंदर देखिए ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं लिथियम, ध्यान रखना, बट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ICD-10 के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, ये F32 F39 होता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखना। और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द डायग्नोसिस, इसका जो ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम बाद में इसको डायग्नोसिस वापस से करना चाहिए। यदि हाइपोमेनिया की कंडीशन है तो 4 डेज में इसका वापस से डायग्नोसिस करना चाहिए। मेनिया का आता है तो 7 डेज, और डिप्रेशन वाला तो 14 डेज के अंदर इसका क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस करना चाहिए वापस से। तो आई होप आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप इसको पढ़िए, और इसके क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा आपसे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आप चाहो मैं एक बार इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या इसके अंदर अपन ने पढ़ा था। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इसके बारे में, इमोशंस के बारे में पढ़े, क्या होती है, इंटरनल फीलिंग्स होती है, ठीक है। और इसका मतलब कि लिम्बिक सिस्टम द्वारा जनरेट की जाती है, और क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल फॉर ए ब्रेन के द्वारा, फ्रंटल लोब के द्वारा किया जाता है। और इमोशंस ये हो ही गया था, इसको एक्सप्रेस एक्सटर्नल तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल तरीके से कर सकते हैं। एक्सटर्नल तरीके से तो मैंने बताया था कि इसका फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, टोन वॉल्यूम प्रेशर देख सकते हैं, गेस्चर पोस्चर चीज़ें देख सकते हैं। इंटरनल में हम उसकी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और स्लीप पैटर्न, एपेटाइट हो गया, ठीक है, ये चीज़ें चेक कर सकते हैं।
और फिर होता है मतलब कि जो इमोशंस होता है उसको एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है, अफेक्ट और मूड के द्वारा। अफेक्ट क्या होता है, मूड क्या होता है, मैंने बता दिया है। शॉर्ट टर्म इमोशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म इमोशंस होते हैं, ठीक है। फिर मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब कि इनके द्वारा हमारा क्या होता है, हाई मूड हो सकता है और लो मूड हो सकता है। हाई मूड किस में होता है, मेनिया की कंडीशन में होता है। लो मूड किस में होता है, डिप्रेशन वाली कंडीशन में होता है। फिर इसके टाइप्स देखे, 3 टाइप्स, 3 नहीं 2 टाइप्स मेन थे और एक अदर टाइप था, उसके अंदर बहुत सारे थे। 2 टाइप कौन से थे, प्लीजरेबल मूड डिसऑर्डर जिसमें हमने मेनिया का डिस्कशन किया, अनप्लीजेबल में डिप्रेशन का किया। अदर मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर हमने ये जितने भी 15 है उनका डिस्कशन किया। ब्लाइंड अफेक्ट हो गया, फ्लैट हो गया, ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नहीं आए तो ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि जो साइकेट्रिक है ना, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो 3 प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी डिजीज का, ठीक है। फर्स्ट आता है ईसीटी के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड होता है साइकोफार्मेकोलॉजी होती है। तीसरा होता है थेरेपीज, ठीक है, साइकोथेरेपीज, बिहेवियर थेरेपी, इनके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।